जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम जो सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम दोस्तों आपको PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, वो उनके प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको लगवाने के लिए लगवा रहे हैं। मतलब लगवाने के लिए जा क्या रहे हैं, बल्कि लगवा रहे हैं। अभी हम लगभग 3-4 क्लासें हमारी दोस्तों पर्यावरण की हो चुकी हैं। तो पर्यावरण के साथ साथ फिर हमने आज से दोस्तों अपना जो साइकोलॉजी होता है दोस्तों, तो साइकोलॉजी के भी प्रैक्टिस सेट हमने आज से स्टार्ट कर दिए हैं। और हम आप लोगों को बता चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं वो दोस्तों PYQ है। और हम कोई वैसे प्रैक्टिस सेट नहीं लगवाएंगे। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीटेट के, तो वही प्रैक्टिस सेट हम आपको लगवा रहे हैं। आप लोग यूथ की जो बुक आती है दोस्तों प्रैक्टिस सेट वाली, आप वो लेके आना, वहाँ से आप उनको पढ़ना और हमारी क्लास से उसका रिवीजन करना। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होने के बाद बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। आप 120 प्लस स्कोर आप 100% ले जाओगे सीटेट में। ठीक है दोस्तों, चाहे आप प्राइमरी का दें या जूनियर का दें, हम दोनों का दोस्तों प्राइमरी और जूनियर दोनों को देखते ही हुए ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको करा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों करवाते हैं वो प्रैक्टिस सेट बोलते हैं किसी का भी ले लो कर लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि हम PYQ ही लगाते, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हम PYQ ही लगाते हैं। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उन्हीं को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीटेट में दोस्तों आप कितना भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, आप पढ़िएगा, हमें मतलब हम आपको रोक नहीं रहे हैं, किसी से भी पढ़िएगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, सीटेट में आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही सीटेट हमेशा उसी से आपका जो पेपर है वो फंसेगा। भाई एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक तो वो उन्हीं ऑप्शनों में घुमा घुमा के रख देता है और उन्हीं से पेपर नया बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इस शिवम स्टडी परिवार से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और हम ये वादा करते हैं कि जो भी भाई बहन हमसे जुड़ा रहेगा वो दोस्तों 120 प्लस 100% स्कोर करेगा। 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट हमसे जुड़ा रहे और हम उसे जो हमने बताया है कि यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आओ, आप लोग उधर लगाओ, और हम जो प्रैक्टिस सेट वही प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे और आप लोग बस सुनते रहना। और जैसे ही हम क्वेश्चन बोलें आप फटाक से आपका आंसर आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, एक आप हो गए और दूसरा कोई बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग हो उससे जुड़ा हो वो, और PYQ नहीं लगा रहा हो, जुड़ा उससे और उसी के नोट्स वगैरह और लगा रहा हो, और अदर किसी का वो प्रैक्टिस सेट लगा रहा हो, तो आपकी बराबरी वो कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों ये रियलिटी है, मैंने ये सब कुछ आजमाया हुआ है दोस्तों, अपना खुद का प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली दोस्तों सब कुछ होता है, तो एकदम ट्रुथ होता है, ट्रू होता है प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने आप लोगों को ये रास्ता बताई है। फिर आप लोगों की मर्जी, आप चाहे जो भी अपनाएं, लेकिन रास्ता ये बहुत ही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट किया करो, जहाँ समझ में नहीं आए या समझ में आ रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज हम दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 क्वेश्चनों को दोस्तों ले लेंगे, और फिर डेली के डेली जैसे ही हैबिट में आएंगे आप लोग भी हम भी, वैसे ही हम क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। तो यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है दोस्तों, उसकी हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों डिटेल में तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, डिटेल में क्लास चलेगी साइकोलॉजी की, जैसे आप टेट सीटेट जब आपका आ जाए, सुपर टेट आ जाए तो वहाँ पर हम डिटेल में क्लास चलाएंगे। यहाँ तो बस हम क्वेश्चन आंसर आपको लगवा रहे हैं, क्वेश्चन बता के और 4 ऑप्शन बता देंगे, फिर आपको उसका आंसर देना है, फिर बाद में हम उसका आंसर सही करा के और थोड़ा बहुत उसकी डिटेल बता देंगे, पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते हम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन करा रहे हैं इस वजह से। फिर रिवीजन का मतलब ही क्या रह गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ठीक है, ए ऑप्शन यंत्रवत याद करना, बी ऑप्शन योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, सी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, और डी ऑप्शन बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हम 1-2 सेकंड रुकते हैं, फिर हम इसका आंसर बता देंगे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। पीला करते हैं, पीला सही दिखेगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों पहले क्या होती थी, पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, उसमें मतलब सब कुछ शिक्षक ही होता था, उसी के अनुरूप पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करेगा शिक्षक करेगा। लेकिन नहीं, आज के टाइम में दोस्तों क्या है, आज के टाइम में जो शिक्षा है वो किसके प्रति केंद्रित है, वो छात्र के प्रति। यानी कि छात्र की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उसकी हर समस्या को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा को आजकल शिक्षा दी जाती है। तो मतलब क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों इसकी थोड़ा विस्तार में फटाफट आप लोग कान लगा के सुनिएगा। देखो, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। किसके अनुभवों को? बच्चों के जो अनुभव हैं उनको प्रमुखता दी जाती है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभवों, विचारों आदि को महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बाल केंद्रित में आ गया। और छात्र केंद्रित में बच्चों के अनुभवों को, तथा इसी के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जब क्लास चल रही है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्लास चल रही हो तो क्या टीचर अकेले ही क्लास चला लेगा? नहीं। क्या वो अकेले बैठ के पढ़ा लेगा? नहीं भाई, उसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चों की सक्रिय सहभागिता। दोस्तों आप लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो ये ऑप्शन बहुत मिलेगा आपको कि बच्चों की सक्रिय सहभागिता, बच्चों की सक्रिय सहभागिता। जैसे जीन प्याजे हर जगह दिखाई देते हैं, आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो जीन प्याजे आपको बहुत ही दिखाई देंगे। हमने जीन प्याजे की अलग से बना के क्लास डाल दी, इसी वजह से जो पढ़ना चाहे वो आप लोग अलग से जीन प्याजे क्लास पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, अगर किसी भाई बहन को अगर इंग्लिश मतलब चाहिए तो हम दोस्तों इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी को इंग्लिश की हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो हम इंग्लिश में भी आप लोगों को बता देंगे। अगर तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तभी हम इंग्लिश में बताएंगे, वैसे हम हिंदी में ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। क्या हैं? जो संवेग एवं संज्ञान क्या है एक दूसरे से? ए ऑप्शन है सन्निहित, बी ऑप्शन है संबंधित नहीं, सी ऑप्शन है पूर्णतया अलग हैं, और डी ऑप्शन है स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट मुझे दीजिएगा। 2 सेकंड का टाइम आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया होगा और जवाब भी दे दिया।
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा है ए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। ठीक है, क्या है, सन्निहित। ठीक, ए इज द राइट आंसर। थोड़ी इसकी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। देखो, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की जो सांवेगिक दशा होती है, व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। वह उचित व अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट जिसकी भी तैयारी अच्छी होगी वो लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। ठीक, ढांचा कौन सा है, संरचनावादी। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। ए ऑप्शन है अनुबंधन द्वारा अर्जित, बी ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, सी ऑप्शन है यंत्रवद याद करने पर आधारित है, और डी ऑप्शन है प्रबलन पर केंद्रित है। ठीक, फटाफट दोस्तों आपका टाइम शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट मुझे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा हो गया बी आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में, सीटेट वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। बी ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, और डी ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए। बताइए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, फटाफट एकदम। दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो हम आपको एक ट्रिक भी बता सकते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उनमें से जो 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दोस्तों सबसे अलग दिखता होगा, तो दोस्तों वो भी उसका आंसर हो सकता है, या तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो लिखा हुआ, वो भी उसका आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, हमेशा बच्चों के प्रति जो ऑप्शन नेगेटिव होगा उस ऑप्शन को आप हमेशा गलत करना। ठीक है, चाहे कभी कभी क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन तो सही लिख दिया उसने और उसमें 3 सही दे दिए और 1 गलत दे दिया। ठीक है, 1 नेगेटिव वाला दे दिया, वो पूछे कौन सा इसमें गलत है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के प्रति जो नेगेटिव होगा कुछ बाकी वो गलत होगा। ठीक है, और फिर एग्जाम में चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप उससे उसी भाषा में उसका जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो 4 का हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। देखो, डी ऑप्शन है क्या बच्चों को दंड देना चाहिए, गलत बात, ये तो नहीं है। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अनदेखा। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत। देखो, जो हमारा RT एक्ट 2009 है, ये बच्चों की मतलब ज़्यादातर ये रटंत विद्या पर ये जोर नहीं दे रहा है। बच्चों को समझाओ, खेल कूद के द्वारा, हंसी, जैसे भी समझा सको उनको समझा कर पढ़ाओ, लेकिन रटा के नहीं, बार बार याद करवा के नहीं। तो ये ऑप्शन भी नेगेटिव हो गया, इसलिए हमारा 4 का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों,
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है हमारा, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी ऑप्शन है हमारा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सी ऑप्शन है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। और डी है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ठीक, तो यानी कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना, ठीक, क्या प्रभाव करता है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक दोस्तों, देखो लगातार ना तो उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए और ना ही लगातार की बात कर रहा है, पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भाई कोई अगर पढ़ रहा है, ठीक है, अगर टेस्ट हुआ है बच्चों का, टीचर ने क्या किया, अपना ऐसे ही टेस्ट ले लिया क्लास में, 2-3 क्वेश्चन देखे और उनके मतलब वो क्लास में टॉप आया, तो कुछ नहीं, आप अगर उसको पुरस्कार के रूप में अगर आप उसे एक पेंसिल या पेन दे देंगे या रबड़ दे देंगे, तो दोस्तों उसके मन में एकदम डर खत्म होगा पढ़ाई के प्रति और वो आगे बढ़ने की सोचेगा। वो सोचेगा हम और याद करें, हम और पढ़ें। मैथ का होगा तो वो सोचेगा हम और अच्छे से सवाल लगाएं। ठीक है, तो अगर एक बार उसे मिल गया तो वो आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर उसे बार बार मतलब उसे ही दिया जाए तो उसके मन में एक घमंड टाइप का एक ये बात आ जाएगी कि हम ही होशियार हैं क्लास में और तो सब जी ऐसे ही हैं। तो दोस्तों वो अपनी पढ़ाई से नीचे गिरने लगेगा क्योंकि उसके मन में कुछ आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं लगातार दंड देना। अगर बच्चे को, अच्छा ठीक है, एक बच्चा होशियार है, एक निल है, और होशियार वाला बच्चा सबको सुना देता है और कुछ निल है, अगर उसे आप बार बार दंड दे रहे हैं तो दोस्तों उसके मन में एक हीन भावना पैदा होगी। ठीक है, मन में एक हीन भावना पैदा होगी कि मुझे कुछ नहीं आता है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, वो अपने मन में ये ठान लेगा। तो दोस्तों अगर मन में जो ठान लेते हैं वही होता है। ठीक है, अगर ये ठान लेगा तो भी दोस्तों उसके आगे के जीवन के लिए नकारात्मक ही तो होगा। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही कह रहा है, देखो कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार, देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, लगातार। हर एक देखो क्वेश्चनों को आप बारीकी से पढ़िएगा तभी उसका आप आंसर दे पाओगे। ये साइकोलॉजी है दोस्तों, ये बहुत ही कम समझ में आती है। जब तक ऐसे आप 2-4 बार नहीं पढ़ोगे ये ऊपर से निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, मतलब हाँ दंड भी दीजिएगा और पुरस्कार भी, लेकिन लगातार कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया मेरा, अगर लगातार आप लोग ऐसा करेंगे तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। बताइएगा, एक तरफ जो ज़्यादा नंबर ला रहा है उसकी भी तो अभिरुचि कम होगी और उसकी भी जिज्ञासा कम होगी। वो समझेगा आप तो हमें कोई क्लास में है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और एक नील है वो जो बराबर पिट रहा है लगातार, तो वो भी उसकी भी अभिरुचि कम होगी। वो समझेगा अब तो हम कुछ जानते नहीं हैं, अब बस हम कुछ ना जान पाएंगे, तो उसकी रुचि भी पढ़ने में कम होगी और उसकी जिज्ञासा बिल्कुल तो डाउन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बात आती है किसकी, संरचनावादी। ठीक, संरचनावादी की बात हो रही है दोस्तों। हम ये सब कुछ जो पॉइंट है आपको डिटेल में बताएंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को, जब साइकोलॉजी की हम एक पूरा क्लास चलाएंगे ना
जब आपको मतलब टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का हो, तो दोस्तों वहाँ से जो हम एक नोट्स बनवाएंगे आपको, तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, चाहे टेट देना या सुपर टेट देना। लेकिन दोस्तों सी टेट के क्या होता है, सी टेट क्वेश्चन पूछता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितना सोच सकते हैं, वो आपकी सोच पे क्वेश्चन रखता है, ना कि दोस्तों नोट्सों से वो क्वेश्चन बहुत कम रखता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सोच पे ही डिपेंड होते हैं आप लोगों के, हम लोगों के, तो वही क्वेश्चन वो ज़्यादा रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। तो हमने ये आप बता दिया संरचनावादी के बारे में। ऑप्शन इसकी क्या है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। और सी ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। एक बार क्वेश्चन आपको फिर से हम दोहरा रहे हैं कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है। ठीक, देखो संरचनावादी अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, तो एक सिद्धांत है संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के अंतर्गत अधिगम के बारे में आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, यानी कि जो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ये संरचनावादी आ गए, तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेंगे दोस्तों आपका, थोड़ा डिटेल में हम आपको बता दें इसका। देखो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार जो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतकारों में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, ठीक है, तो दोस्तों देखो जीन पियाजे आ गए, ये संरचनावादी सिद्धांत है वो जीन पियाजे से ही संबंधित है। जीन पियाजे तथा रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की प्रमुख हैं इसमें। ठीक, इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आप हो दोस्तों, आप अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप जब तक हम ही नहीं, आप जब तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक चाहे सामने वाला कोई कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाए, आप मतलब उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो ज्ञान का निर्माण होता है तभी होता है जब पढ़ने वाला एकदम सक्रिय हो। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा सिद्धांत ये कह रहा है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है, ये दिख नहीं रहा है, हम आप एक बार डाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है बताइएगा। जैसे क्लास में पढ़ाई हो रही है तो विद्यार्थियों को एक तो स्पष्ट उदाहरण दें और एक गैर उदाहरण, मतलब कोई एक बात है वो उदाहरण बता के बताएं, और कोई एक ऐसा है कोई, देखो ऐसे 2 सवाल दिए, तो एक सवाल के बेस पर ही हमने एक उदाहरण बताया और उसी के बेस पर हमने एक सवाल दे दिया, और दूसरा सवाल बिल्कुल अलग उसका टाइप था, वो अलग कंडीशन का सवाल था, वो हमने डायरेक्ट उसे सवाल ही दे दिया। ठीक है, तो इसके क्या परिणाम आएंगे दोनों के, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। बी ऑप्शन है हमारा, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। सी ऑप्शन है हमारा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। और डी ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार, ये तो हमारा यहाँ
अब हम 7 का आपको बताएंगे, ठीक। विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनके अवधारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, ठीक है दोस्तों। प्राय यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन से संबंधित उदाहरणों और गैर उदाहरणों या अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब कुछ दोस्तों क्वेश्चन अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं उसे दंडित करके। दोस्तों आप लोग जो नेगेटिव पॉइंट है बच्चों के प्रति, बच्चों को दंड तो कहीं दिया ही नहीं जाएगा। पूरी साइकोलॉजी आप पढ़ लेना, जो दंड वाला ऑप्शन है उसे पहले हटा दो। और बी ऑप्शन पे आते हैं हम, बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। डी ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर, ठीक है दोस्तों। देखो कुछ हम आपको नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, जैसे दोस्तों अगर किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द आ जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को, केवल शब्द आ जाए तो दोस्तों केवल का मतलब ये होता है कि जो भाई जो सेंटेंस लिखा होता है और उसके आगे का केवल लग गया तो दोस्तों केवल ने क्या किया, उसने उसकी सीमा को एकदम जकड़ लिया, मतलब उसका विस्तार छीन लिया किसने, केवल ने। मतलब वो जो सेंटेंस है वो विस्तार नहीं कर सकता है, बस केवल ही उसी पर डिपेंड, उतना ही छोटा ही रहेगा जो केवल आगे अगर केवल लगा दे तो देखो कहने का मतलब ये है कि जिस भी ऑप्शन में केवल लगाओ तो वो नेगेटिव है, तो उसको फटाफट हटाइएगा। और जिस भी ऑप्शन में बच्चों को दंड दे रहा है, वो भी बच्चों के प्रति जो नेगेटिव बात कही जाए, ठीक है दोस्तों, वो भी ऑप्शन गलत है हमारा, उसको फटाफट हटाइएगा। अब देखो पुरस्कार तो दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या प्रत्येक कार्य के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, प्रत्येक कार्य के लिए तो कोई पुरस्कार नहीं देता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो ए ऑप्शन भी कट गया और सी भी कट गया और डी भी कट गया। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है, बी, तो यही हमारा आंसर, ठीक। यानी कि बच्चों को सहजानुभूति, यानी कि देखो, और जो हम पॉजिटिव वर्ड भी बता दें आपको, यानी कि बच्चों को सक्रिय भागीदारी है, मतलब जो बच्चों के हित में बात कही जाए वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ सहानुभूति आए, सहजानुभूति शब्द आए, इस तरह के आए, सक्रिय भागीदारी वाले शब्द आए, तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ये मतलब ये क्वेश्चनों को, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन को मतलब काटने का तरीका है। कहते नहीं है कि चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जैसे क्वेश्चन नहीं मुझ पे आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शनों पे जाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, हम तो दोस्तों बहुत ऐसे हल कर लेते हैं। तो हम पहले ऑप्शनों को काटेंगे और जो ऑप्शन हमारा बचाएगा वही हमारा आंसर। और सीटेट तो यही कहता है दोस्तों, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हिंदी चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव को काट दो, पॉजिटिव को दे दो, बच्चों को कहानी खत्म, आपका आंसर क्लियर। बताओ क्या कोचिंग करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। आइएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 9 पे। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, ठीक है दोस्तों। सार्थक अधिगम कैसा है, सार्थक। तो फर्स्ट है शारीरिक दंड, सेकंड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और थर्ड है ऑप्शन हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए में है फर्स्ट 1, 2, 3, और बी में है 2, 3, 4, और सी में है 1 और 2, और डी में है 2 और 3। अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान दिया है, क्या कह रहे, तो आप लोग 100% इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकालेंगे। मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट को हटाइएगा, ठीक है। देखो अभी हम आपको करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन आप लोग कैसे हल करोगे, इसको करने का तरीका कैसा है। भले जो ये क्वेश्चन है आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है,
लेकिन 2-3 बात तो आपने मेरी याद रख ली है कि बच्चों के प्रति नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मुझे बच्चों के प्रति पॉजिटिव जाना चाहिए, बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शन को हटा दें, वो उसको माने ही ना। अब देखो दोस्तों, 9 क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको आप लोग देखिएगा, देखो क्या बच्चों को शारीरिक दंड देना चाहिए सार्थक अधिगम के लिए। ठीक, अगर आप सार्थक का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिगम तो समझ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, तो दोस्तों क्या बच्चों को शारीरिक दंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक, आरटी एक्ट हमारा बिल्कुल मना कर रहा है कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। जब ये नहीं दिया जाएगा, ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो अब हम इस पे आएंगे, बाकी के इसको इन दोनों को, तीनों को छोड़ दें अभी। ठीक, अब हम आएंगे ए नंबर पे। तो ए नंबर में एक फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, एक है शारीरिक दंड, तो हम इसको काट देंगे। सी में एक है, इसको भी काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने 2 तो हमारे कट गए, अब ऑप्शन हमारा बचा है बी और डी। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे फिर से, तीनों को फिर से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। भाई बच्चों का सहयोग तो होगा ही होगा पढ़ाई में, अधिगम में। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब ये भी सही है, बच्चों के प्रति पॉजिटिव है। तो देखो बी और डी में सेकंड, इसी में दो नंबर ये भी है, 2 नंबर ये भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो दोस्तों इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में, जो क्या निरंतर किसी को तुलना की सकती है, आप लोग मतलब समझो, निरंतर तुलना नहीं करना चाहिए किसी की, कर भी नहीं सकते लगातार तुलना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको थोड़ा नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे तो नेगेटिव लग रहा है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन कट गए, चौथा भी कट गया, तो हमारा क्या बचा है, 3 और 4। ठीक, ये नेगेटिव लग रहा है इसलिए मैंने ये भी काट दिया। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कौन कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी, वो हैं सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, ठीक, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका और रोचक पाठ्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन नंबर 9। हमारा जो तरीका हमने आपको बताया है दोस्तों, अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट में बढ़ते चले जाएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, जब तक दिसंबर में आपका पेपर होगा। हाँ, दिसंबर में ही होगा, तो हम बहुत सारे, लगभग 15 दिसंबर को शायद पेपर है आपका। हाँ, 15 ही को है, पहले 1 दिसंबर को था, अब 15 दिसंबर को बढ़ा किया गया दोस्तों। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों करने में प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। हालांकि अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी नई पढ़ी है, पहली बार ही पढ़ी है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ा टफ, हर एक सब्जेक्टों में से दोस्तों ये टफ सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग टेंशन की कोई बात न लें, हम आपके साथ हैं दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं, ये हिंदी से भी सरल कर देंगे आपके लिए साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और हमारा भी 33 मिनट हो चुके हैं क्लास के। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में दोस्तों बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, उसकी जो अवधारणा कैसी है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ने से डरते हैं, तो उनकी जो समझ है उसमें ये अंदर बैठ गया है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, ये काम कैसे करेंगे, ये गिनती कैसे याद करेंगे, पढ़ा कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो ओलम वगैरह हम कैसे याद करेंगे। तो उसी वो जटिल अवधारणा है उनके अंदर, उनके मन के अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उसको किस प्रकार से टीचर है वो उसको किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, यानी कि उनको वो चीज़, वो अवधारणा जो गलत बैठी है उसको निकाल करके एक नई अवधारणा उनके मन में डाल दें,
और उनको ये महसूस करा दें कि आप भी पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ए ऑप्शन हमारा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। आप लोग हमारी पॉइंट को याद रखना दोस्तों, कोई कभी भी आप चाहे कभी भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव को याद रखना। साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि आप बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। बस पॉजिटिव रहोगे तो उधर आपका पॉजिटिव अंक भी आएंगे, और नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव में पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी ऑप्शन है एक व्याख्यान दे करके। और डी है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा। देखो, अगर आपको गलत आंसर हो जाएगा कोई बात नहीं, यहाँ आप एक बार, दो बार, तीन बार गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में वहाँ पर गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ तो मौका है दोबारा पढ़ने का, लेकिन एग्जाम में एक बार ही मौका मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक, तो इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं हम। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर चर्चा करते हैं तो उस समस्या विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वतः समझने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो भाई प्रैक्टिकल वाली बात, कोई काम हुआ, चलो उनको कुछ टीचर ने बच्चों को कुछ सवाल दिए करने को, एक बार उन्होंने किया गलत हो गया, दूसरी बार किया फिर भी गलत हो गया, लेकिन तीसरी बार जब उसने किया दोस्तों तो उसका वो क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, उसने मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके वो क्वेश्चन को सही कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उसकी समस्या का मतलब जो स्वयं वो उसने समाधान निकाला अपनी समस्या का, ठीक है, बगैर किसी की मदद के लिए। तो जब वो स्वयं समाधान निकाला तो दोस्तों वो उसके मन में थोड़ा एक पॉजिटिव आएगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों PYQ कराए। ये सब क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइएगा क्लास कैसी लगी, हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। हालांकि इसमें अभी हम कुछ समझा तो नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्या इन क्वेश्चनों में दम है या नहीं है। भाई ये तो PYQ है, दम तो बिल्कुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके और ये आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।